वेलकम टू माय चैनल। नावल दीवानगी किस्त नंबर 24 है। इसका मैंने राजपूत। वो अच्छे से जानता था, वो बचपन से ही बारिश की दीवानी थी, इसलिए बारिश में भीगने आई थी। और बचपन में भी तो वो यूं ही ज़िद किए टेरेस पर जाया करती थी और कभी कभार लॉन में। और अपने साथ ज़िद किए वो उसे रईश खान को भी आने का कहती थी, जिस पर वो दोनों भाई हानि की खुशी के लिए उसके साथ बारिश में भीगा करते थे। रोहान खान ने कुछ देर पहले जो अल्फाज उसे कहे वो सिर्फ उससे सुलझाने के लिए कहे थे। मुझे चेंज करना है, सर्दी लग रही है। हानि ने रोहान से फासला बनाते टेरिस की रीलिंग पर हाथ रखे अपने उस गीले दुपट्टे को उठाते वापस कमरे में जाना चाहा कि रोहान ने हानि को कलाई से पकड़ वापस अपनी जानी खींच रहा था। इंटरेस्टिंग, तुम्हें सर्दी लग रही है तो फिर तो आज सारी रात हम यहीं टेरेस पर गुजारेंगे। रोहान को सेजिच करने का अच्छा बहाना मिल गया था, जो कि हानि ने जाने अनजाने में खुद ही दिया था। छोड़े मुझे। हानि ने अपने चेहरे पर चिपके गीले बालों को अपने हाथ की पुश से पीछे को हटाते एक बार फिर से रोहान की ग्रिप से निकलना चाहा। कहा ना, आज की रात तुम यहीं गुजारोगी। वो सफाकी से कहे जा चुका था। पीछे हानि बारिश में भीगे पत्थर की मूरत बने खड़ी रही थी। वो नींद में भी डर और खौफ से सिसक रही थी, जिस पर रूहानी कसमसा आकर नाइट वाला रोशन किया। हाँ, उसे भी अजलीन की बहुत फिक्र हो रही थी कि ना जाने बच्ची पर क्या गुजरा होगा। वो जो अपने चेहरे पर नाखून मारते खुद को तकलीफ़ पहुंचा रही थी और फिर पैनिक होते वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। कमरे में आते हानि को रोहान खान के कमरे में भेज रोहा कितनी ही देर उसके मासूम चेहरे को तकती रही थी। सच में इतनी सी उम्र में वो बहुत जुल्म बर्दाश्त कर चुकी थी। रोहानी इस मासूम बच्ची के हाथ की पुश्त को सहलाते उसके चेहरे को देख सो जाता और फिर लाइट ऑन किए उनके करीब लेट गई। हाँ, वो जानती थी कि रोज़ उससे लिपट कर किसी मासूम बच्चे की तरह सोया करती थी, लेकिन आज वो जैसे नीम गनूदी में थी, जैसे किसी खौफ के ज़रिए असर। वो जागना ही नहीं चाहती थी। और फिर अरीश खान ने उसे इंजेक्शन जो लगाया था, कुछ देर तक वो पुरसकून से सोती रही, लेकिन अब रात के पिछले पहर शायद इंजेक्शन का असर ख़त्म हो रहा था और फिर से वो होश में आ रही थी। इसलिए उसके चेहरे पर डर और खौफ वाजिया दिखाई दे रहा था। उसके यूं सिसकियाँ भरने पर रोहान ने आगे बढ़े उसके बालों में धीरे से उंगलियां चलाते उसे रिलैक्स करना चाहा था। फिर बैठ के तकिए के करीब से अपना दुपट्टा उठाए सर पर लेते उस पर आयतल कुर्सी पर फूंक मारना शुरू किया। वो जानती थी, वो डर रही थी, वो खौफज़दा थी। उसके मासूम से चेहरे पर ये तासुरात बिल्कुल नुमायाँ थे। रोहा हानि के इस फैसले पर बहुत राज़ी थी कि हानि ने अजलीन को अपने साथ लाने की ज़िद की थी। कुछ ही दिनों में ये मासूम लड़की रोहा के दिल में भी घर कर गई थी। वो बहुत मासूम थी और ये दुनिया उतनी ही जालिम थी, तभी तो उसकी मासूमियत को यूं कदमों तले रोंद गया था। रोहा मुसलसल उसके बालों में उंगलियां चलाती इस बेरहम दुनिया के बारे में सोचती अफसोस कर रही थी। खान विला में अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त सिर्फ अरिशमान खान और अरीश खान ही मौजूद थे। रोहा, जो कि रात वक्फे वक्फे से उठकर अजलीन को रिलैक्स करती रही थी, दिन के वक्त उसकी आंख लग गई थी। उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं था। तो दूसरी तरफ रोहान खान और हानि भी एक दूसरे की बाहों में समाये दुनिया जहाँ से बेगाना हुए ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। अरीश खान सुबह उठते ही सबसे पहले अजलीन की हैरियत दरियाफ्त करना चाहता था, इसलिए उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया था, जो कि अंदर की जानिब हिलता चला गया था। सामने ही उसकी मोम बेडरूम से टेक लगाए अपनी आंखें बंद किए लेटी थी। उनका एक हाथ अजलीन के बालों में था। यकीनन वो उसके बालों में हाथ चलाते सो चुकी थी। अपनी मोम से नज़र हटाए अरीश खान ने अजलीन को देखा था। वो भी उसकी मोम से लिपटे इस वक्त काफ़ी पुरसकून लग रही थी। अरीश खान जान चुका था कि ज़रूर उसकी मोम सारी रात अजलीन के लिए जागती रही हैं, इसलिए उन्हें आवाज़ देना मुनासिब नहीं समझा था और दबे कदमों से कमरे का दरवाज़ा बंद किए बाहर आ चुका था। तो दूसरी तरफ अरिशमान खान को हैरत हुई थी। ये आज पहली दफ़ा था जो रोहा जो सुबह उठने में लेट थी। खान विला में सबसे पहले वही तो उठती थी। ये तुम्हारी मोम कहाँ रह गई, आई क्यों नहीं अभी तक? अरिशमान खान ने कोट को कुर्सी की पुश्त पटकते डाइनिंग टेबल पर बैठे अरीश खान को मुखातिब किए कहा था। वो मोम सो रही हैं डैड, मैं अभी उन्हें देख कर आया हूँ। अरीश खान ने साफ गोई से जवाब दिया था। क्या मतलब, रोहा इस वक्त तक सो रही हैं? अरिशमान को रोहा के देर तक सोने का सुन हैरत हुई थी। यस डैड, मोम सो रही हैं। और रात को अजलीन की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो शायद सारी रात उसके लिए जागती रही। मैं भी देख कर आ रहा हूँ। अरीश खान के बताने पर अरिशमान ने गहरा सांस भरा। रोहा पहले भी तो अजलीन के कमरे में सोती थी, लेकिन जल्दी उठ जाया करती थी और अरिशमान के जहर से ये बात निकल गई थी कि रात अजलीन की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बेहोशी की हालत में थी। तो सेल्स बाहर से लेकर आए थे। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह इस बच्ची को ठीक करे। और अरीश खान ने गहरा सांस भरे इस मासूम बच्ची को दुआ दी थी, जिस पर अरीश खान ने फ़ौरन ही आमीन कहा था। खैर, ये रोहान खान और हानि भी नहीं अभी तक आए। अरिशमान ने मुलाजमा को नाश्ता लगाने को कहा जब उससे रोहान खान और हानि की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। रोहान भैया और हानि का तो मुझे नहीं पता डैड, अरीश ने जूस ग्लास में डालते मसरूफ़ से अंदाज में कहा। हानि उन दोनों की
हाँ, उन दोनों की कमी वो भी महसूस कर रहा था, लेकिन उसे इस बारे में कोई इल्म नहीं था कि वो उन दोनों अभी तक क्यों नहीं उठे थे। आज ऑफिस में एक अहम मीटिंग थी, लेकिन 2 बजे थी और इस वक्त 9 बज रहे थे। वैसे भी रूहान खान काम के मामले में लापरवाह नहीं था, इतना तो इरशान खान जानता था। ज़रूर वो मीटिंग आज लेट थी, इसलिए शायद रूहान ने लेट जाने का सोचा होगा, और हानि का क्या पता उसने आज फिर से यूनी से छुट्टी करनी हो। वैसे लापरवाही तो थी, जब दिल चाहा यूनी गई, जब दिल चाहा छुट्टी कर ली, इसलिए तो वो भी नहीं उठी थी। अरिशमान खान ने खुद से ही ताने बाने जोड़ते फिर अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। यूँ नाश्ता की अरीश खान हॉस्पिटल की तरफ, जबकि अरिशमान खान ऑफिस के लिए निकल चुका था। तकरीबन 10 बजे के करीब रोहा की आँख खुली तो उसकी पहली नज़र नज़लीन के चेहरे पर गई थी। हाँ, वो काफ़ी पुरसकून से सो रही थी और रोहा ने उस पर कंफर्टर ठीक किया और फिर उसके करीब से उठी थी, और जो ही उसकी नज़र सामने वॉल क्लॉक पर गई तो वो ठिठकी थी। इस वक्त 10 बज रहे थे। रोहा तेज़ी से कमरे से बाहर आई और वही आवाज़ जो वो सोच रही थी। यकीनन सब बच्चे और अरिशमान अपने अपने कामों के लिए निकल चुके थे, क्योंकि इस वक्त लाउंज पूरा खाली था और मुलाजमा डाइनिंग टेबल से नाश्ते के बर्तन उठा रही थी। रोहा ने गहरा सांस पड़ा और फिर वहीं से खड़े मुलाजमा को चाय बनाने का कहते अपने कमरे की जानिब चल दी ताकि फ़्रेश हो सके। अपनी बाहों के हसार में रोहान को अजीब सी तपिश महसूस हुई। एकदम ही उसे अपना सीना जलता हुआ महसूस हुआ। पहले तो वो इस बात को इग्नोर कर गया, लेकिन फिर कसमसा कर अपनी आंखें खोल गया था, और फिर जैसे ही उसका जहन बेदार हुआ उसे ये मालूम हुआ कि हानि इस वक्त तेज़ बुहार में भनक रही थी। ओ शिट, हानि को तो बहुत तेज़ बुहार है। रोहान ने फ़ौरन ही उठते बैठकर उनसे टेक लगाई और फिर उसका रुख सीधा कि उसकी पेशानी और गर्दन पर हाथ रखे टेम्परेचर देखा। वो इस वक्त तेज़ बुहार में जल रही थी। रोहान ने अपने चेहरे पर हाथ रखे गहरा सांस भरा था। वो रात को उसे कितनी ही बार तो कह चुकी थी कि उसे सर्दी लग रही है, और वो भला कैसे इस लड़की की नाजुक मिजाजी को भूल सकता है। बारिश में भीगने के बाद अक्सर उसे बुखार हो जाया करता था, और वही हुआ आज। लेकिन हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले वो ज़रा से बुखार होने पर पूरा घर सर पर उठा लिया करती थी, और आज यूँ खामोश बेबसी उसकी बाहों में पड़ी थी। रूहान खान को बेसाहता ही उस पर गुस्सा आया था कि उसे हानि को सख्त सज़ा देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी। मुझे सर्दी लग रही है रूहान, प्लीज़ सोने दो। रूहान का यूँ बार बार उसकी गर्दन और गले को छूना हानि ने कसमसाते नीम गनूदगी में आगे बढ़े उसके सीने में छुपते कहा, यूँ जैसे उसे अभी भी सर्दी महसूस हो रही हो। रूहान खान ने उसके टूटे हुए जुमले को सुनते गहरा सांस भरा था। हानि को इस वक्त बहुत तेज़ बुखार था और अब वो मज़ीद लापरवाही नहीं करना चाहता था। क्या कर रहे हैं? रूहान ने उसके ऊपर से कंफर्टर हटाया था। वो रूहान की इस हरकत पर बौखलाई थी। हाँ, वो बुखार की वजह से काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही लेकिन वो बेहोश नहीं हुई थी, जो रूहान की इस हरकत को महसूस न कर पाती। उठो हानि, मेडिसिन खाओ, तुम्हें फ़ीवर हो रहा है। रूहान ने उसे फिर से कंफर्टर में छुपता देख कतरी ऊंची आवाज़ में कहा था, नहीं, मुझे अभी सोना है। हानि टके सा जवाब दिए अपनी आंखें मीच चुकी थी, और रूहान जानता था वो बुखार में ऐसे ही ज़िद्दी हो जाया करती थी, इसलिए उसे खुद ही उठा मेडिसिन खिलाने का सोचा और एक बार फिर से कंफर्टर को दूर उछाला था। नावल दीवानगी, किस्त नंबर 25। हानि, उठकर दवाई ले लो, फिर आराम कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब की बार रूहान ने कंफर्टर हटाया, एक गहरा सांस भरेगा, लेकिन हानि फिर से नीम गनूदगी में जा चुकी थी। जिससे देर रूहान ने मोबाइल उठाया था और फिर अगले ही पल अरीश खान को कॉल मिलाई थी। अरीश खान जो इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को चेक कर रहा था, रूहान के नंबर से कॉल आते देख फ़ौरन कॉल की थी। जी रूहान भैया। और रूहान ने फिर उसे हानि की तबीयत के बारे में बताया कि रात को बारिश में भीगने की वजह से उसे सर्दी भी महसूस हो रही है और बहुत तेज़ बुखार भी है। जिस पर अरीश ने उसे पट्टियाँ करने को कहा और फिर कुछ मेडिसिन व्हाट्सएप की थी कि वो उसके कमरे में जाकर रखे गए फर्स्ट एड बॉक्स से ले और हानि को नाश्ते के बाद खिला दे, वो बेहतर हो जाएगी। रूहान खान ने ऐसा ही किया। हानि के ऊपर कंफर्टर ओढ़े वो कमरे का दरवाज़ा खोले बाहर आया, लेकिन फिर अपनी हालत पर गौर किए उल्टे कदमों वापस कमरे में आया था कि वो इस वक्त ब्लैक ट्राउज़र के साथ वेस्ट पहने हुए था। रूहान खान ने वापस मुड़े वार्डरोब से अपनी टी शर्ट निकाली थी और फिर उसे पहनते हुए कमरे से बाहर आया था। अब उसका रुख नीचे किचन की जानिब था, जहाँ ज़रूर इस वक्त उसकी मोम मौजूद होगी। रूहान खान जो ही सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया तो सामने ही लॉन्ज में उसकी मोम उसे बैठी नजर आई। रोहा नाश्ते के बाद हाथ में चाय का कप थामे बैठी थी। वो जो समझ रही थी कि रूहान खान हानि को यूनिवर्सिटी ड्रॉप की अपने ऑफिस जा चुका होगा, उसे सीढ़ियों से आते देख ठिठकी थी। तुम आज ऑफिस नहीं गए रूहान? रोहा को बहुत खुशगवार हैरत हुई थी, वरना रूहान ने कभी ऑफिस से छुट्टी नहीं की थी। जी मोम, बस थोड़ी देर तक निकलता हूँ। वो मोम, वो हानि को बहुत तेज़ बुखार हो गया है और अरीश ने कहा कि उसे पानी की पट्टियाँ करनी है। रूहान ने अपनी मोम के सवाल का जवाब देते
फिर बेसाख्ता यहाँ नज़रें घुमाते हानि के बारे में बात की थी। उन दोनों के निकाह के बाद ये पहली दफ़ा था जो रूहान ने यूँ अपनी मोम से हानि का जिक्र किया था। क्या हानि को बुखार कैसे हो गया? वो यूनिवर्सिटी नहीं गई क्या? रूहान ने फिर से अपने हाथ में पकड़ा चाय का कप सामने टेबल पर रखा और फिर उठ खड़ी हुई थी। नहीं मोम, हानि यूनिवर्सिटी नहीं गई। उसे बहुत तेज़ बुखार है और रात को बारिश में भीग लिया था उसने, बस शायद इसी वजह से बुखार हो गया। रूहान खान जानता था कि हानि में इस घर के एक एक फ़र्द की जान बसती थी, इसलिए तो रूहा अपना हर काम छोड़े फ़ौरन से उसकी तबीयत के बारे में सुन उठ खड़ी हुई थी। ये लड़की भी ना 1000 दफ़ा इसे मना किया है कि ना बारिश में भीगा करो, इसे सर्दी लग जाती है, लेकिन मजाल है जो ये मेरी कोई बात मान ले। खैर तुम परेशान मत हो, मैं अभी देखती हूँ। हानि की तबीयत खराबी की वजह से रूहान ने एक गहरा सांस भरा था। वो बचपन से बारिश की दीवानी थी और यूं ही बारिश में भीगने के बाद वो हफ्तों हफ्तों बीमार हो जाया करती थी, लेकिन बारिश में भीगना नहीं छोड़ती थी। रूहान ने रूहान खान को रिलैक्स होने का कहते फिर मुलाजमा को आवाज़ दी, उससे पानी का बाउल और पट्टियाँ लाने को कहा और फिर खुद वो रूहान के साथ हानि के कमरे की तरफ चलती थी। रूहान खान कमरे में आए सोफे पर बैठ चुका था, जबकि रूहा हानि के करीबी बैठती उससे पानी की पट्टियाँ करने लग गई। कुछ ही देर के बाद हानि ने धीरे से कसमसा कर अपनी सब्ज रंग आँखों को खोला था और सामने ही अपनी मोम को देख पे साख्ता ही उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। हानि मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? रूहा ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखते इस्तफसार किया कि हानि ने धीरे से सर को जंबिश दी थी। चलो शाबाश मेरी जान, थोड़ी हिम्मत करो, उठकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाती हूँ, फिर मेडिसिन खाओ ताकि तुम्हारी तबीयत में कुछ बेहतरी आए। रूहा ने हानि को प्यार से पिचकारती फिर उसके कमर के पीछे तकिया सेट करते बेडरूम से टेक लगवाई थी। वो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवा कर कुछ देर तक आती हूँ हानि, रूहा कहती फिर हानि के करीब से उठी और एक सरसरी सी निगाह रूहान पर डाले कमरे से बाहर चली। अपनी मोम के जाते ही रूहान ने गहरा सांस भरा और फिर एक सख्त नज़र हानि की तरफ डाली थी। वो बच्ची तो ना रही थी जो यूं बेतरतीब शर्ट के साथ अपनी मोम के सामने बैठी थी। रूहान खान कदम कदम चलता उसके करीब आकर खड़ा हुआ था। वो जो बेडग्राउंड से टेक लगाई नढाल सी बैठी थी, रूहान की नज़रों का मफहूम नहीं समझ पाई थी। घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने खुद बुखार को दावत की हो कि आ जा मुझे हो जा। रूहान को खुद की तरफ देखता पाकर हानि ने यही सोचा कि वो शायद इस बुखार की वजह से यूँ देख रहा था कि उसकी यूनिवर्सिटी से छुट्टी हो गई थी। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? रूहान के लहजे में नरमी नहीं थी लेकिन सख्ती भी नहीं थी और हानि ने नज़रें उठाई, यूँ उसे देखा जैसे इस वक्त रूहान के जहनी तवाज़न पर शक हो रहा हो। वो यहाँ तेज़ बुखार से भनक रही थी और इस शख्स को उसके दुपट्टे की पड़ी थी। हानि को यूँ ना समझी से खुद की तरफ देखता पाकर रूहान खान जान चुका था कि ये बेवकूफ़ लड़की अभी भी नहीं समझ पाई थी, इसलिए मज़ीद आगे बढ़े बेड पर इसके ऊपर झुकता। खुद पर अच्छे से दुपट्टा लो, मोम फिर आती होंगी। वो आप ऑफिस क्यों नहीं गए? हानि ने खुद पर रूहान के कहे के मुताबिक खुद पर ठीक से दुपट्टा उड़ा जब उसकी नज़र सामने वॉल क्लॉक पर गई जहाँ इस वक्त 11 बज रहे थे। यकीनन रूहान तो इस वक्त ऑफिस होता था, लेकिन आज वो यूं ही ट्राउज़र शर्ट पहने घर पर ही मौजूद था। वो क्या है ना, मेरी बीवी बीमार है इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली। रूहान ने उसकी हल्की सब्ज रंग आंखों में झाँकते बेसाख्ता ही कहा कि हानि कुछ पल तो उसकी गहरी काली आंखों में देख जैसे पलकें नहीं झपका पाई थी। उसकी आंखों में आज हानि को कोई और ही जज्बात नज़र आ रहे थे, ना तो गुस्से के और ना ही नफरत के, बल्कि उसकी आंखों में कुछ और ही था। और इससे पहले हानि मज़ीद कुछ समझ पाती रूहान ने अपनी नज़रों का दाखिला बदला। उसे जैसे भी कुछ देर पहला बोला गया जुमला याद आया तो खुद को कोसा था। वो जज्बात में उससे प्यार भरे लहजे में वो जुमला जो कह चुका था, कोई भी गलत फहमी पालने की ज़रूरत नहीं, मैं आज मीटिंग कुछ लेट है इसलिए मैं लेट ही ऑफिस जाऊँगा। हानि जो कुछ और ही गुमान कर रही थी, रूहान के सहत अल्फाजों पर जैसे होश की दुनिया में वापस लौटी थी। नहीं, ये शख्स भला उससे कैसे मोहब्बत कर सकता था? ये शख्स उसे सिर्फ अपनी ज़रूरत का सामान समझता था। अभी कल रात ही तो उसने हानि पर यह इंकशाफ किया था कि वो सिर्फ उसकी ज़रूरत है। हानि कल रात उसके बोले गए सख्त लफ्ज़ों को याद किए गहरा सांस भर कर रह गई थी। हानि यूं ही अपनी सोचों में गुम थी कि उसे अपने माथे पर रूहान के ठंडे हाथों का लम्स महसूस हुआ। वो उसके गले और गर्दन पर हाथ रखे टेम्परेचर चेक कर रहा था, जो कि अब काफ़ी कम था कि पानी की पट्टियाँ करने के बाद अब उसका जिस्म पहले की तरह दहक नहीं रहा था। ये मैंने अरीज से पूछकर मेडिसिन रखी है, नाश्ते के बाद इसे खा लेना। और हाँ, कल सुबह तुम यूँ नहीं भी जाओगी, आज छुट्टी कर ली, बस इतना ही बहुत है, कल कोई छुट्टी नहीं होगी।
रोहान खान साइड टेबल पर रखे मेडिसिन की तरफ इशारा किए, फिर वापस मुड़ा था ताकि फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल सके, लेकिन फिर जाते उसे तनबीह ज़रूर कर दी कि वो कल यूनी ज़रूर जाएगी। जिस पर हानि भला क्या कहती, बस हाँ में सर हिला दिया था, जिसे देख रोहान खान फिर वापस मुड़ा था और ड्रेसिंग रूम से अपने कपड़े लिए वॉशरूम में बंद हो गया था। अजलीन बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो शाबाश आ जाओ। रोहा मुलाजमा से हानि के लिए सूप बनाने का कहती फिर अजलीन के कमरे में उसे नाश्ता देने गई। तो अजलीन ने हानि के बारे में पूछा था, जिस पर रोहा ने उसे हानि के बारे में बताया तो उसने ज़िद की कि वो हानि आप ही के पास जाना चाहती है, इसलिए वो हानि का सूप लिए फिर साथ अजलीन को भी ले आई थी ताकि वो हानि के कमरे में रहकर उसकी हैसियत भी मालूम कर ले और उसके साथ टाइम स्पेंड कर ले। रोहान कहाँ है हानि? अंदर आते ही रोहान ने अजलीन को कंफर्टेबल करने के लिए पूछा, तो जहाँ हानि अजलीन को अपने कमरे में आता देख खुश हुई, वहीं अपने मोम के सवाल पर वाशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा था। मोम, वो तो फ्रेश हो रहे हैं, हानि ने अपने मोम का जवाब दिया, साथ ही हाथ बढ़ाए अजलीन को अपने पास आने को कहा कि अजलीन भी डरते सहमते उसके करीब आकर बैठ गई थी। तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना अजलीन? अजलीन के चेहरे पर अभी भी उसके नाखूनों के निशान मौजूद थे और हाथ यूँ ठंडे बर्फ थे, यूँ जैसे वो खौफ के जरिए सर कपकपा रही हो। मैं ठीक हूँ आप भी, लेकिन आप ठीक नहीं, देखें तो आपको इतना तेज़ बुखार हो रहा है। अजलीन ने मासूमियत से हानि का हाथ थामे कहा। वो इस हानि के हाथों से तपिश महसूस हुई थी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार हो गया, हानि ने अपनी नकाहटज़दा आवाज़ से कहा। तो रोहा ने उसे सीधा किए ट्रे उसके सामने रखा था जिसमें सूप वाला बाउल मौजूद था, जिसे देख हानि ने बेसाख्ता ही चेहरा उठाए अपने मोम को देखा था और रोहा उसके देखने का मतलब जान चुकी थी, इसलिए करीब ही रखी कुर्सी घसीट कर हानि के करीब बैठी और फिर उसे अपने हाथों से सूप पिलाना शुरू किया। उसकी नज़र बेसाख्ता ही बैठ की जानिब उठी जहाँ हानि बैठ कर उनसे टीक लगाई बैठी और रोहा उसे अपने हाथों से सूप पिला। उसके साथ एक और फर्द भी मौजूद था। रोहान खान जान चुका था वो ज़रूर अजलीन होगी, इसलिए सर्जरी ड्रेसिंग टेबल के सामने और अपने बालों को सेट करने लगे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर हानि और रोहा ने बेसाख्ते रोहान की तरफ देखा और फिर एक दूसरे को अजलीन की तरफ पूछी थी, इसलिए वो रोहान को नहीं देख पाई, वरना एक मिनट भी उसकी मौजूदगी में यहाँ ना बैठती। रोहान अपने बालों को सेट करते फिर हाथ में घड़ी पहनी और अपना कोट बाजू पर लटकाए अपना मोबाइल और कार्ड की कीज़ उठाई थी। ओके मोम, आप हानि का ख्याल रखना, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम में जल्दी आ जाओ। रोहान ने एक नज़र हानि को देख अपनी मोम से मुहातिब हुए कहा कि यकदम ही कमरे में किसी मर्दाना आवाज़ के गूंजने पर अजलीन बेसाख्ता ही अपनी जगह से उछली थी और हानि का हाथ मज़ीद मजबूती से थाम लिया था। हाँ, वो आवाज़ सुन जान तो चुकी थी कि ये अरीश खान नहीं था, उसे अरीश खान की आवाज़ की पहचान हो चुकी थी और उसकी आवाज़ पर वो इस कदर डरा भी नहीं करती थी, लेकिन उसे रोहान खान की आवाज़ का नहीं पता था। अजलीन का यूँ डरता देखा हानि ने उसके हाथ पर दबाव दिए, उसे आंखों से रिलैक्स होने का इशारा किया था। रोहा ने फिर रोहान को खुदाफिज कहा कि वो आखिरी निगाह हानि पर डालती कमरे से बाहर चला गया और उसके जाती अजलीन गहरा सांस पड़ा था। रिलैक्स मेरी बेटी, वो रोहान है हानि का शोर और तुम उसे अपना भाई ही समझो। रोहा ने अजलीन के चेहरे पर यूं डर और खौफ के असरात देख उसे एक बार फिर से रोहान का तारुफ करवाया कि वो इस घर का फर्द है, उससे नहीं डरना चाहिए, जिस पर अजलीन बस गहरा सांस भरकर रह गई। आंखों में बेसाख्ता ही नमी उतरी थी जिसे वो पीछे की जानिब धकेल गई थी। वो मज़ीद अपनी वो अपनी इन हरकतों की वजह से अपने आप भी और आंटी को परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो शाबाश, अब रिलैक्स होकर बैठो अजलीन, वो अपने ऑफिस के लिए चले गए हैं। अब की बार हानि ने भी उससे तसल्ली दी, जिस पर अजलीन ने हाँ में सर हिलाया था। हानि को सारा सूप पिलाने के बाद रोहा ने उसे मेडिसिन खिलाई और फिर दोनों बच्चियों को यूँ एक दूसरे से बातें करता छोड़ कमरे से बाहर आ गई ताकि घर के मज़ीद भी कुछ काम देख ले। अब वो दोनों बैठी हल्की फुल्की बातें कर रही थी, बल्कि अगर कहा जाए कि हानि बातें कर रही थी और अजलीन बस हाँ ना अच्छा कह रही थी तो गलत ना होगा। दूसरी तरफ रोहान खान जब ऑफिस पहुंचा तो मीटिंग में सिर्फ आधा घंटा बाकी था, इसलिए वो अपने ऑफिस में आए प्रेजेंटेशन देने लग गया। रोहान और अरिशमान की मुलाकात फिर मीटिंग रूम में हुई। अरिशमान खान पुरसुकून था वो जानता था कि रोहान खान काम के मामले में लापरवाही कर ही नहीं सकता और हमेशा की तरह आज भी रोहान खान की प्रेजेंटेशन ईवान थी और ये डील उनको ही मिली थी। क्लाइंट्स को अलविदा कहने के बाद अरिशमान खान रोहान के कैबिन में आए। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही रोहान, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, इसलिए क्लाइंट्स ने ये डील हमें देने में देर नहीं की। अरिशमान खान काफ़ी मुतमिन था। जी डैड, इंशाल्लाह आगे भी ये कंपनी हमें ही डील्स देगी। जी डैड, इंशाल्लाह आगे भी ये कंपनी हमें ही डील्स देगी।
रूहान खान कुर्सी के पुश से ठीक छोड़ सीधा हुआ था। अच्छा रूहान, वो मुझे एक ज़रूरी बात भी करनी थी। वो मिस्टर अहमद जो हमारे पुराने क्लाइंट हैं ना इस्लामाबाद वाले। जी जी डैड। रूहान खान जान चुका था कि उसके डैड उनके किन क्लाइंट के बारे में बात कर रहे। हाँ, वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मेरा एक दो बार उनके घर भी जाना हुआ था। काफ़ी अच्छी फैमिली है और इनकी इकलौती बेटी है। मैं सोच रहा था कि अरीश का रिश्ता। अरीश खान अपनी अपनी बात मुकम्मल करता है। रूहान का मोबाइल रिंग हुआ था। उसने टेबल पर नजरें दौड़ाई। मोबाइल स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को देखा। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अरिशमान की नज़र जब टेबल पर रखे मोबाइल तो मुस्कुराते का और रूहान खान जो अपने डैड की बात सुन परेशान हो गया था, उसने मोबाइल उठाए कॉल पिक की थी। अच्छा, तुम अरीश से बात करके मेरे कैबिन में आना। रूहान, मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। अरिशमान खान रूहान से मुखातिब हुए फिर अपने कमरे की तरफ चल दिया। जबकि अपने डैड के बाद रूहान खान हमेशा समेत अरीश भी सुन चुका था। अरीश ने हानि की तबीयत को पूछने के लिए उसके नंबर पर कॉल की, लेकिन हानि का नंबर इस वक्त बंद चला, इसलिए रूहान को कॉल मिला दी कि वो ज़रूर घर ही होगा। रूहान भैया, हानि कैसे और ये डैड मेरे बारे में क्या ज़रूरी बात करना चाहते हैं आपसे? ऑफिस में है क्या? अरीश ने अपने दिल में चलते सवाल ही के सांस में कर डाले थे, जिस पर रूहान खान ने गहरा सांस भरा था। मैं बस अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस आया हूँ। अरीश और हानि बिल्कुल ठीक है, पट्टियाँ करने से काफ़ी बेहतर हो गई थी। मैंने मोम को बोला था उसे मेडिसन खिला दे। अपने डैड वाली बात को इग्नोर करके रूहान ने अरीश को बाकी बातों का जवाब दिया। अच्छा, क्या मेडिसन खाने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी? खैर बताएं डैड क्या बात कर रहे थे आपसे मेरे बारे में? अरीश बात को घुमा फिरा कर वहीं ले आया था। रूहान नहीं चाहता था कि वो अरीश खान को इस बारे में बताए और वो फजूल में ही टेंशन लेता, क्योंकि अभी कुछ देर बाद अपने डैड के कैबिन में जाते रूहान ने अरीश और अजलीन की निकाह की बात कर देनी थी। वो नहीं चाहता था कि उसके किसी भी क्लाइंट की बेटी के साथ अरीश के रिश्ते की बात होती। नहीं, कुछ नहीं अरीश, वो बस कम ऑन भैया बता भी दिया। बाप तो ऐसे बताने से हिचकराएं जैसे डैड मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे आपसे। अरीश जो कि अपने कैबिन में बैठा था अपनी कुर्सी को पुश से टेक लगाए यूं ही मजाक किया था। और अरीश खान की बात पर रूहान ने गहरा सांस पड़ा था। हाँ बस यही समझ लो। व्हाट? मेरे रिश्ते की बात? क्या डैड मेरे और अजलीन के रिश्ते की बात कर रहे थे आपसे भैया? अरीश खान को खुशगवार हैरत हुई थी, इसलिए चहकते पूछा। नहीं, अहमद साहब हैं डैड के क्लाइंट और उनके बहुत अच्छे दोस्त। उनकी बेटी के साथ डैड तुम्हारा रिश्ता करना चाह रहे हैं। अब के बाद रूहान ने साफ गोई से जवाब दिया कि आज नहीं तो कल अरीश को इस बात के बारे में पता तो चलना ही था। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? मैं डैड के किसी दोस्त की बेटी से शादी नहीं करूँगा। आप तो जानते हैं ना। आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं सिर्फ फजलीन से ही शादी करूँगा? अरीश खान को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा था। उसके डैड न जाने कौन सी खिचड़ी पकाए बैठे थे और उसे मालूम भी नहीं था। रिलैक्स अरीश, मैं डैड से खुद बात करूँगा इस बारे में। बल्कि तुम शाम को जल्दी आ जाना, हम दोनों ही डैड से बात करेंगे और मुझे यकीन है डैड हमारी बात को रद्द नहीं करेंगे। रूहान खान ने जैसे अरीश खान को तसल्ली दी, जिसका इस बात को सुन जैसे बीपी हाई हो गया था। रूहान भैया, मुझे डैड से ऐसी उम्मीद नहीं थी। खुद तो लव मैरिज कर बैठे और मेरे लिए लड़की भी देख ली और मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? और यहाँ अरीश खान का बीपी सच में हाई हो चुका था कि उसे अपने डैड से बहुत गिले थे। वो कैसे उसे बताए बगैर उसके रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। अरीश, वो हमारे डैड हैं, ऐसे बात नहीं करते। रूहान खान को अरीश खान का यूँ लव मैरिज वाली बात करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा था, इसलिए उसे कदरे सख्त आवाज़ में डपटा था। अच्छा सॉरी भैया, वो बस मेरे मुंह से निकल गया। खैर मैं 6 बजे तक घर पहुंच रहा हूँ, आप भी तब तक आ जाना, फिर हम दोनों डैड से बात करेंगे। अरीश खान जो कि जज्बात में ये जुमला कह चुका था, अब रूहान से सॉरी किए फिर मुद्दे की बात। हाँ ठीक है, मैं 6 बजे तक पहुँच जाऊँगा। अब तुम फ़ोन रखो और अपने काम पर तवज्जो दो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। रूहान ने गहरा सांस भरे फिर इस जज्बाती इंसान को रिलैक्स होने को कहा था, जिस पर अरीश ने खुदाफिज की कार्ड रखी थी। वहीं रूहान भी मोबाइल को वापस टेबल पर रखते सीट की पुश से टेक लगा गया था। खैर वो तो डैड, मैंने उससे अहमद साहब की बेटी और अरीश के बारे में बात कर ली, वरना रूहान सोच रहा था कि वो बहुत जल्द अरीश अजलीन और अरीश के बारे में अपने डैड से बात करेगा और उसे उम्मीद भी थी कि डैड को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होगा।
रोहान को इस बात का पूरा यकीन था, इसलिए वो कदरे रिलैक्स था। लेकिन दूसरी तरफ अरीश खान रोहान की वजह से पुरसकून भी था, तो अंदर ही अंदर थोड़ा डरा हुआ भी था कि अगर उसके मोम डैड ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो। खैर, रोहान ने जिस कदर उसे तसल्ली दी थी, अरीश खान ने अपनी कनपट्टी से हिलाती गहरा सांस भरा, फिर फ़ोन उठाए, अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर की ताकि बाकी कि उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया था। जारी है नावल दीवानी की किस्त नंबर 26 अजकला मैनी रात। रोहान खान अपने कहे के मुताबिक 6 बजे के करीब ऑफिस से घर के लिए निकला था। उसने रास्ते में अरीश खान को मैसेज कर दिया कि वो घर पहुंच रहा है, वो भी आ जाए। लेकिन अरीश, जिसने किसी एक्सीडेंट केस के आने की वजह से मजीद 1 घंटा हॉस्पिटल रुकना पड़ा था, रोहान को अपने लेट आने की वजह बताते हुए कहा कि वो जैसे ही घर वो लौटेगा वो दोनों मोम डैड से बात करेंगे। जिस पर रोहान ने भी ओके करते मोबाइल वापस डैशबोर्ड पर रख दिया और फिर गहरा सांस भरे गाड़ी की स्पीड तेज़ की और जल्द अज जल्द खान विला पहुँचती हानि की तबीयत। वो हानि की तबीयत की वजह से काफ़ी बेचैन था, लेकिन उसने अपनी ये बेचैनी वाज़ेह नहीं की थी। उसने सुबह से एक बार भी हानि को कॉल या मैसेज किया, उसकी तबीयत के बारे नहीं पूछा था। वो नहीं चाहता था कि हानि उसके दिल में पनपते उन जज्बात को देख ले या फिर उसकी फ़िक्रमंदी के सबब वो उसकी मोहब्बत को जान ले। रोहान को अपने जज्बात और एहसास छुपाने का यही तरीका बेहतर लगा था कि वो हानि से यूँ लापरवाह रहे जैसे उसे हानि की कोई फ़िक्र ही नहीं थी। लेकिन अंदर ही अंदर ये उसका दिल जानता था कि वो किस कदर हानि के लिए तड़प रहा था। उसका तो सुबह ही उसे छोड़ कर आने का दिल नहीं था, लेकिन चूँकि उसकी मोम और डजलीन उसके रूम में थी और दूसरा ऑफिस में आज एक अहम मीटिंग भी थी जिसमें रोहान खान का होना भी ज़रूरी था, जिस पर वो सब्र के कड़वे घूंट बड़े ऑफिस के लिए तो निकल चुका था। लेकिन वो जितने घंटे भी ऑफिस रहा, एक पल के लिए भी सुकून महसूस नहीं हुआ था। वो सुबह से ही हानि की हालत एक इस गिल्ट में था कि उसने रात हानि को ज़बरदस्ती उन गीले कपड़ों में रखा, इसलिए तो वो बीमार पड़ गई और फिर उसके पास रहकर उसका ख्याल भी नहीं रह पाया था। इन्हीं हालात को सोचते रोहान की गाड़ी आखिर हान विला के पोर्च में आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकलता, फिर तेज़ी से कदम उठाता अंदर की जाने भाई। इस वक्त 6:30 बजे का टाइम था। रोहा किचन में खड़ी डिनर की तैयारी। हानि जो कि गर्दन तक कंफर्टर ओढ़े दवाई के ज़रिए असर सड़ रही थी, उसे यूँ सोता छोड़ी तो रोहा कमरे की लाइट्स डिम के फिर नीचे चली गई थी। रोहान कमरे में फैली इस हल्की रोशनी में कदम कदम चलता हानि के करीब आकर रुका था। नाइट बल्ब की रोशनी में उसका कुंदन सा सरापा मज़ीद चमक रहा था। चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत थी, हल्की सब्ज रंग आंखें इस वक्त बंद थीं और छोटी छोटी सांसें लिए पुरसुकून से सो रही थी। उसे देखते ही रोहान खान की रगोजा में सुकून तक उतर गया था। दिल ने बेसाख्ता उसे छू कर महसूस करना चाहा तो रोहान ने अपने दिल की आवाज़ पर लबैक कहे झुककर अपने हाथ की पुष्ट से धीरे से उसकी गाल सहलाई थी। उसका जिस्म अब कदरे ठंडा था, यानी कि उसकी तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। वो जो दवाई के ज़रिए असर गहरी नींद में सो रही थी, रोहान के छूने पर कोई हरकत नहीं की थी। वो हानि के सामने कितना भी पत्थर दिल क्यों ना बन जाता, हकीकत तो ये थी कि वो हानि को अपने सख्त अल्फाजों पर परेशान करने के बाद खुद भी परेशान ही रहता। वो हानि को दुख देने के बाद खुद भी बेसुकून रहता था। हकीकत तो ये थी कि रोहान का उसके बगैर गुजारा नहीं था। वो नहीं जानता था कि कब और कैसे उसके दिल में भी हानि के लिए फीलिंग्स आ गई, लेकिन जो भी था वो अपनी हर सुबह और अपनी हर रात हानि के साथ ही गुजारना चाहता। हानि के लबों से बमुश्किल ही अपनी नज़रें हटाए रोहान ने गहरा सांस भरा और फिर अपने चेहरे पर हाथ फेरते, अपने जज्बात पर काबू पाते अपनी कदम ड्रेसिंग रूम की जानिब उठाए थे ताकि कपड़े चेंज कर सके। कुछ ही देर में ड्रेसिंग रूम से ट्राउज़र शर्ट पहने बाहर आया था। अब हानि तो सो रही थी, इसलिए डिस्टर्ब ना करने का सोचते बेड की दूसरी जानिब सोफे पर बैठ चुका और फिर कितनी ही पल वो नाइट बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे को देखता रहा कि कुछ ही देर में हानि ने नींद में कसमसा कर गर्मी में सोच करने पर कंफर्टर को दूर कर करवट ली थी। इस खूबसूरत मंजर को देख रोहान को बेसाख्ता ही गर्मी महसूस हुई, जिस पर उसने अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलते गहरा सांस भरा था। अब उससे अपना दिल संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए सोफे से उठता बेड के जानिब कदम बढ़ा चुका। तेज़ धड़कते दिल के साथ वो बेड से कुछ फासले पर रुका था और फिर झुककर साइड टेबल का दराज खोले उसमें से सिगरेट और लाइटर निकालते वापस मुड़ चुका था। उसे इस वक्त सिर्फ सिगरेट का धुआं ही पुरसकून कर सकता था। ऐसे सिर्फ रोहान खान सोच रहा था, जबकि हकीकत उसके बरक्स थी। रोहान खान फिर से सोफे पर विराजमान होते सिगरेट को सुलगाए लबों में दबा चुका था और अब हानि के खूबसूरत सरापे को नज़रों के आसार में लिए एक के बाद एक सिगरेट को सुलगाते अपनी बेचैनी को धुएं में उड़ाने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन एक से दो, दो से तीन और फिर कितने ही सिगरेट फूंकने के बाद भी उसकी बेचैनी कम नहीं हुई थी। उस तपी में मौजूद आखिरी सिगरेट को भी फूंकते रूहान ने एस्ट्रे में मसला और अपने कदम बेड की जानिब उठा गया कि इससे ज़्यादा वो पर जब्त नहीं कर सकता रहा। रूहान बेड पर जाते उसे अपने हथाड़ में लिया और इससे पहले वो मज़ीद बहता हानि की नींद खुलती ड्रेसिंग रूम टेबल पर रखा रूहान का मोबाइल रिंग हुआ था। कमरे की खामोश फ़ज़ा में रूहान के मोबाइल की रिंगटोन गूंजी तो वो हड़बड़ा कर पीछे और वही आलानी का भी था। उसने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली और फिर गायब दिमागी से नीम अंधेरे में रूहान के चेहरे को और फिर अपनी हालत पर गौर किया। जबकि मुसलसल रिंगटोन की आवाज़ पर रूहान सख्त बदमजा हुआ था, साथ ही थोड़ा जज्बा भी हुआ कि हानि बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। रूहान ने उसे फिर धीरे से कमर से थामे वापस बेड पर लटाया और अगले ही पल उठकर डाइनिंग टेबल पर अपनी कार की कीज के साथ रखे मोबाइल को उठाया, जिस पर ईश का नंबर ब्लिंक हो रहा था, जो कि इस वक्त ड्राइव कर रहा था। रूहान को यूँ अपनी कॉल न उठाते दे कॉल कट करते अगले ही पल उसे वॉइस नोट सेंड किया कि वो 10 मिनट में घर पहुंचने वाला है। अरीश खान का वॉइस नोट सुने रूहान ने गहरा सांस पड़ा कि जाने अनजाने में अरीश ने उसके अच्छे खासे मूड की ऐसी की तैसी कर दी थी, साथ ही उसकी बीवी को भी जगा दिया था। खैर अब भाई प्लस साले की बात भी कभी तो मान रखना था, इसलिए रूहान खान ने अपने जज्बात को सुलाते फिलहाल अरीश खान की मदद करने का सोचा था। रूहान जैसे ही मुड़ा तो हानि को यूँ टुकटुकी बांध खुद की तरफ देखता पाकर वो कदम कदम चलता उसके करीब आया था। तुम्हारी तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर है, तुम कुछ देर आराम करो। रूहान ने झुककर हानि की पेशानी पर हाथ रखा था, जिस पर पसीने की बूंदें नमूदार थीं और साथ ही उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका था। उसके हाथों के लम्ब पर हानि ने धीरे से अपनी आंखों को उठाए रूहान को देखा और फिर से अपनी नज़रें झुका गई थी। और हानि का ये शर्माने लजाने वाला अंदाज रूहान के दिल को बहुत पाया, जिस पर लबों पर बेसाख्ता ही मुस्कुराहट आई, जिसे वो बहुत फुर्ती से अपनी मुस्कुराहट को छुपाए हानि से 2 कदम पीछे हटा था। रूहान एक नज़र हानि को यूं ही अक्का बक्का छोड़े कमरे से बाहर निकल गया और जबकि हानि ने गहरा सांस पड़े अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। हाँ, उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी, इसलिए अब उठकर फ्रेश होने का सोचा था। अरीश खान और रूहान इस वक्त स्टडी रूम के बाहर खड़े थे। अरिशमान चूँकि इस वक्त स्टडी रूम में बंद था और वो दोनों उससे बात करने के लिए आए थे। रूहान भैया मैं क्या सोच रहा, आप खुद ही बात कर लें यार, वो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, अगर डैड ने इनकार कर दिया तो। अरीश खान की बचगाना बात सुन रूहान ने उसे एक सख्त घूरी से नवाजा था। अरीश इसमें घबराने की आवाज़, अब चल अंदर आ जा, तेरी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट काम छोड़ कर आया हूँ। रूहान ने पहली बात कदरें ऊंची आवाज़ में कही और दूसरी बात वो सिर्फ दिल में ही सोच सका था। रूहान ने फिर खुद ही स्टडी रूम का दरवाज़ा नॉक किया और उसने डैड की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद अरीश को इशारे से अपने साथ आने को। इस वक्त अरीश के चेहरे पर साफ घबराहट और नर्वसनेस थी, वो बिल्कुल एक टीनेज लड़का लग रहा था। खैर अपने भैया के नक्शे कदम पर कदम रखते अरीश खान के पीछे वो स्टडी रूम में चल दिया। सामने उसके डैड आंखों पर चश्मा लगाए कुर्सी पर बैठे, कोई फाइल खोले उसे स्टडी कर रहे। वो डैड मुझे मेरा मतलब हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। अंदर आते रूहान ने बात का आगाज़ किया। उन दोनों की शक्लों को देख अरिशमान को महसूस हुआ जैसे ये बात वाकई सीरियस थी, इसलिए फ़ाइल को बंद किए सामने टेबल पर रखती आंखों से चश्मा हटाए उन दोनों की तरफ मुतवज्जा हुआ, साथ ही उन्हें इशारे से सामने मौजूद सोफे पर बैठने को। रूहान खान सोफे पर बड़ा जुमान हुआ तो अरीश खान भी छोटे छोटे कदम लिए उसके करीब ही जाकर बैठ गया था, इतना करीब कि दोनों में से हवा गुजरने का भी रास्ता ना हो, जिसे देख रूहान ने सर झटका था। वो यूँ दुल्हनों की तरह शर्मा रहा था, जैसे उसके रिश्ते की बात करने नहीं बल्कि वो लड़की हो और उसकी रुखसती की बात चल रही हो। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम दोनों को? अरिशमान की संजीदा आवाज़ गूंजी तो अरीश खान की नर्वसनेस में मज़ीद इजाफा हुआ। वही रूहान अरीश की हालत देख बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाए अपने डैड की तरफ वो डैड आपने ऑफिस में मुझसे अरीश के रिश्ते के बारे में बात की थी, मैं बस इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या है ना डैड, मेरे पास मिस्टर अहमद की बेटी से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता है अरीश के लिए। रूहान ने फिर बड़े ही संजीदा अंदाज में बड़े भाइयों वाला फ़र्ज सर अंजाम देते बात का आगाज़ किया था। ऐसी बात है तो तुम्हारा बताया गया रिश्ता भी देख लेते हैं। अरिशमान को इस बात का 100% नहीं बल्कि 200% यकीन था कि रूहान अरीश के बारे में कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकता था और रूहान खान को भी अपने डैड पर मान था, वो उसकी बात को रद्द नहीं करेंगे। डैड वो मैं आपसे ज़लीन और अरीश के रिश्ते की बात करने आया हूँ। रूहान ने गहरा सांस भरे फिर अपने डैड से अपने दिल की बात शेयर की थी और वहीं अब अरीश खान का दिल तेज़ी से धक धक करने लग गया था कि न जाने उसके डैड का क्या रिएक्शन हो। कौन नज़लीन? अरिशमान ने अपने जहन पर दबाव दिए सोचा और फिर जब उसे मालूम हुआ कि रूहान उनके घर में मौजूद इस लड़की नज़लीन के बारे में बात कर रहा है जिससे चंद दिन पहले हानि जिद
अरिशमान कुछ देर उसकी बात पर सोचता रहा और उसकी ये खामोशी अरीश खान के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है अरीश, अपने डैड के यूँ अचानक सवाल पर अरीश ने झट से हामी भर ली थी। वो यस डैड, मैंने ही रोहान भैया से इस बारे में बात करने को कहा था। अरीश खान की इतनी साफ गोई पर जहाँ रोहान ने सर झटका था वहीं अरिशमान भी बात की तह तक पहुँच गया था। वो इतना बच्चा तो नहीं था कि इस बात को ना समझ पाता कि रोहान ने ये बात अरीश की मर्ज़ी से ही की होगी, और ज़रूर अरीश के दिल में इसके लिए फीलिंग्स थी, तो तभी उसने रोहान को अपनी सिफारिश करने को कहा था। अरिशमान खान इतना कोई जालिम बाप तो नहीं था जो अरीश की मर्ज़ी को रद्द कर देता। तो फिर ठीक है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, जैसे बच्चों की खुशी। अरिशमान ने अगले ही लम्हे कहा कि अरीश की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो तो हुआ ये सोच रहा कि उसके डैड उसे लव मैरिज नहीं करने देंगे। अरिशमान कई मामलात में सख्त ज़रूर था, लेकिन शादी जैसे मामलात में वो अपने बच्चों पर ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर उसने हानि के कहने पर उसकी शादी रोहान से करवा दी थी तो फिर अरीश खान की क्यों नहीं। अरिशमान खान समेत घर के हर फर्द को ज़लीन के माजी के बारे में पता था कि उसके साथ क्या गुजरी थी, लेकिन किसी को भी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो तो मजलूम थी, जुल्म हुआ था उसके साथ। थैंक यू सो मच रोहान भैया। अरीश जो के रोहान से चुपके बैठा था, अगले ही पल उसके गले लगते यूँ बच्चों की तरह चहक कर कहा, थैंक यू भैया के बच्चे, थैंक यू डैड भी बोल दे। अरिशमान खान मुस्कुराता अपनी कुर्सी से उठा के अरीश खान पर झट से अपने डैड के गले से भी लगा था। थैंक यू सो मच डैड, यू आर द बेस्ट। अरीश भैया और अजलीन की जोड़ी कितनी प्यारी लगेगी ना मामा। हानिया जो कि अभी कुछ देर पहले ही वॉशरूम से फ्रेश हुए, कपड़े चेंज किए, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल सेट कर रही थी। रोहा के बात सुन खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात से चीखी थी। हम कुछ देर पहले अरीश खान अपनी मोम को स्टडी रूम बुलाकर लाया और फिर अरिशमान ने उससे अजलीन और अरीश के रिश्ते की बात की। और भला रोहा को इस बात से क्या एतराज़ होना था, वो भी अरीश की खुशी में खुश थी। और दूसरा, अजलीन अब हमेशा के लिए इस घर में एक बहू की हैसियत रहेगी, इससे बढ़कर भला और क्या चाहिए था। और रोहा को इसलिए खुशी से चहकती हानि के कमरे में लाई ताकि उससे भी ये खबर सुना सके। हम वो जानती थी कि हानि को अजलीन से किस कदर प्यार था। यकीनन इस बात को सुन खुश हो गई थी, और वही हुआ, हानि की खुशी को कोई इंतहा ही नहीं थी। और अजलीन जो कि हानि की तबीयत का पूछने उसके कमरे में आई थी, दरवाजे के हैंडल पर के उसके हाथ हवा में रुक गए कि हानि की चहकती आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। उसने बेयकीनी से इस बंदे को देखा। तो क्या ये लोग किसी मकसद के लिए अजलीन को हॉस्पिटल से अपने घर लाए थे? क्या वो हर उस डॉक्टर उसको किसी और नज़र से देखता था? अजलीन के दिल में बेशुमार वसवसे आने लगे और आंखों में तेज़ी से नमी। पहले इस दुनिया ने उसके मासूमियत से बहुत फ़ायदा उठा लिया था, लेकिन है वो मज़ीद उसको भी अपनी ज़ात से फ़ायदा उठाने नहीं देगी। अजलीन ने सोच लिया था कि उसे क्या करना था, इसलिए उल्टे कदमों वापस लौट गई थी। खान विला में इस वक्त चूँकि रात के खाने वक्त का वक्त था, इसलिए सब अफराद डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। आज माहौल काफ़ी खुशगवार था, सबके लबों पर गहरी मुस्कुराहट थी। डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका और सभी खाने में मसरूफ़ हो गए। हमेशा की तरह अजलीन का खाना रोहान ने मुलाजमा के हाथ उसके कमरे में भेज दिया, लेकिन जब मुलाजमा हाँफते हुए कमरे से बाहर आई तो सबके लबों पर फैली मुस्कुराहट फीकी पड़ गई थी। इन सब के हाथ बेसाख्ता ही रुके कि मुलाजमा के अल्फाज सुन वो साकित रह गए कि अजलीन अपने कमरे में नहीं थी। ये सुनने की देर थी, अरीश खान भागता हुआ उसके कमरे की जानिब गया और उसके पीछे ही रोहा और आनी भी चल दिए, जबकि पीछे रोहान खान और अरिशमान खान एक दूसरे को देखते रह गए थे। अरिशमान ने फैसला किया कि डिनर के बाद सबके सामने अजलीन को ये बात बताएं कि वो उसकी घर की बहू बनेगी, लेकिन अजलीन आखिर गई तो गई कहाँ। अरीश ने अगले 10 मिनट में घर के एक कमरे को छान मारा और वहीं रोहा और हानी ने भी, लेकिन अजलीन कहीं भी मौजूद नहीं थी। वो घर पर कहीं भी मौजूद नहीं थी। मोम डैड अजलीन गई तो गई कहाँ। अरीश को लगा जैसे उसकी सांसें थमने को थीं। वो जो कुछ देर पहले खुशी से फूले नहीं समा रहा था, अब उसकी हल्की सब्ज रंग आंखों में अजियत थी। हमने लॉन और टेरेस भी देख लिया। अरीश, गुड़िया वहाँ भी नहीं, शायद वो बाहर चली गई हो, हमें बाहर देखना चाहिए। रोहान ने टेरेस से आते अरीश के कंधे पर हाथ रखते थपकी दी, उससे तसल्ली दी कि वो हौसला रखे, अजलीन मिल जाएगी। हाँ, रोहान ठीक कह रहा था, हमें अरीश हमें बाहर देखना चाहिए। अरीश ने भी रोहान की बात की तायीद की तो अरीश अगले ही पल अपने कमरे की जाने भागा था और फिर अपनी कार की कीज़ उठाई नीचे आया। अरीश खान और रोहान एक गाड़ी में बैठे, जबकि अरिशमान खान अपनी गाड़ी में अजलीन को ढूंढने के लिए निकल गए थे, जबकि पीछे रोहा और हानी परेशानी से लाउंज में चक्कर काट रही थी। उन्होंने खान विला के आसपास की सारी सड़कों को छान मारा था, लेकिन अजलीन कहीं भी नहीं थी। अजलीन कहाँ जा सकती है मोम, वो आपकी जिम्मेदारी थी। अरीश खान जो पिछले 2 घंटे से शहर की एक एक सड़क को छान मार आया था, उसे अजलीन कहीं भी नहीं मिली थी, इसलिए अब न चाहते हुए भी अपनी मोम के सामने उसकी आवाज़ ऊंची हो चुकी थी। हानी ने भी रो रो कर बुरा हाल कर लिया था कि आखिर अजलीन गई तो गई कहाँ, और अरीश फिर वहीं ज़मीन पर बैठता चला गया था।